जय श्री राम दोस्तों, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं रामनवमी का। आपको पता है कि हमारे चैनल पर भी लगातार बीएसएससी इंटर स्तरीय का सेट प्रैक्टिस चलाया जा रहा है, जिसका द प्लेटफॉर्म यानी रुक्मणी पब्लिकेशन का सेट नंबर ये 8 है। अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। इससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप अब वीडियो से अपडेटेड रहेंगे। साथ ही साथ इसका पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहां से आप वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसका वॉल्यूम 1 समाप्त हो चुका है। खान सर का भी सेट प्रैक्टिस चलाया जा रहा है। सभी वीडियो को देखने के लिए प्ले लिस्ट से जाकर के सारे वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। आइए हम एक करके प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 से उम्मीद करते हैं कि आप सबका जो है पढ़ाई कंटिन्यू जारी रहा होगा, अपने लक्ष्य की ओर होंगे और भगवान राम से आप लोग से उम्मीद करेंगे हम कि आपकी मनोकामना वो पूर्ण करें। आइए हम एक करके प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 शुरू करते हैं। एक क्या कहता है कि इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है? तो सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 सिक्किम की। आप ध्यान में रखेंगे मिजोरम की अगर बात करते हैं तो मिजोरम की जो सीमा है म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है दोस्तों भूटान, चीन और म्यांमार देश से लगती है। और नागालैंड की बात कर ले तो नागालैंड की जो सीमा है वो भारतीय राज्य के अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और असम राज्य से लगती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 कोनेरू हेम्पी। कौन? कोनेरू हेम्पी। बता दें कि कोनेरू हेम्पी जो है शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र की महिला ग्रैंड मास्टर रह चुकी है। ध्यान में रखेंगे कौन सा? महिला ग्रैंड मास्टर जो कि सबसे कम उम्र की रह चुकी है। लेकिन वर्तमान में अभिमन्यु मिश्रा, नोट करिएगा कौन? अभिमन्यु मिश्रा जो है दोस्तों ये सबसे कम उम्र के शतरंज के ग्रैंड मास्टर हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार से संबंध रखने वाले रवि सिन्हा किस विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? रवि सिन्हा को, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। तो सही आंसर लगाएंगे रॉ का मतलब होता क्या है? तो इसका मतलब होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। क्या होता है? नोट करिएगा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इनका संबंध ये अभी इनका रवि सिन्हा को इसका प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि दिनकर गुप्ता जो कि एनआईए, कौन? नोट करिएगा दिनकर गुप्ता जो कि एनआईए के प्रमुख हैं। वहीं पर हम आईबी के प्रमुख की बात कर ले तो तपन कुमार डेका। कौन? तपन कुमार डेका। जबकि सीबीआई की प्रमुख की बात कर ले तो सीबीआई के प्रमुख कौन है? प्रवीण सूद। नोट करिएगा दोस्तों कौन है? प्रवीण सूद इसके प्रमुख हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल सबसे न्यूनतम है? यानी आपको गोवा दे दिया होता तब तो आप आंख बंद करके लगा देते। तो सही क्रम से मैं आपको बता दूं, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे 1 नंबर पर है तो कौन है? राजस्थान 1 नंबर पर है दोस्तों। 2 नंबर पर कौन आ जाता है? तो 2 नंबर पर है आपका मध्य प्रदेश, 3 नंबर पर महाराष्ट्र और 4 नंबर पर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपसे सबसे न्यूनतम पूछा है, सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, वहीं अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछ लेता तो क्या लगाते? उत्तर प्रदेश। ठीक है, और सबसे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य तो सिक्किम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि वर्ष 2023 में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब ध्यान में रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा 5 का? ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। अच्छा, ये तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से इनको नवाजा गया। लेकिन आप ये बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया कब जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है दोस्तों प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। अच्छा, ये तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, हमारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है क्या? राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस तो हिंदी है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, चाबहार बंदरगाह किस देश में है? आंसर लगाएंगे ईरान में। जबकि और भी इंपॉर्टेंट लगाइए, पाकिस्तान में एक जो है जिसका बार बार चर्चा में होता है, तो ग्वादर बंदरगाह जो है वो पाकिस्तान में है। कहाँ? ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में है। जबकि हबन टोटा, नोट करिएगा, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछता ही है। हबन टोटा जो है वो श्रीलंका में है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। और भी याद करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं तो लिखिए। रॉटरडम बंदरगाह नीदरलैंड में, विक्टोरिया बंदरगाह हांगकांग में, जबकि हैंकिंग बंदरगाह ऑस्ट्रेलिया में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य है? तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि बिम्स्टेक की स्थापना हुई कब थी और कितने सदस्यों की शुरुआत में संख्या थी। तो शुरुआत में जब इसकी गठन हो रही थी 1997 ईस्वी में दोस्तों, तो इसकी टोटल कुल सदस्यों की संख्या मात्र 4 थी। लेकिन बाद में इसका नाम बदला गया और शुरुआत में जब ये बिम्स्टेक के नाम से नहीं बल्कि बिस्टेक के नाम से शामिल हुआ था। बिस्टेक के नाम से ये बना हुआ था, बिस्टेक, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। बाद में म्यांमार को शामिल होने के बाद 1997 में जैसे ही म्यांमार शामिल होता है तो इसका नाम बदल जाता है क्या? बिम्स्टेक। इसमें टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है? 7 है, ध्यान में रखेंगे। कौन कौन अभी सदस्य हैं इसमें? तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, ध्यान में रखिएगा। तो इसका शुरुआत में कौन कौन से थे बिस्टेक में? तो बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड मात्र, ठीक है। अच्छा, 2004 में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ध्यान में रखिए। 2004 में 2 कंट्री इसमें शामिल हुए जो कि बिम्स्टेक में शामिल हुआ था। कौन कौन? एक तो नेपाल था, एक नेपाल और दूसरा भूटान। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए नेपाल और भूटान कब या किस वर्ष जो है बिम्स्टेक का सदस्य बने? तो आंसर लगाएंगे आप उस समय 2004। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 का ऑप्शन नंबर 3 श्रीलंका। अगला प्रश्न है, किस राज्य के लोहनक झील में बादल फटने से तीस्ता नदी में अक्टूबर 2023 के प्रथम सप्ताह में भयंकर बाढ़ आई? तो 8 का आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 सिक्किम में। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाते हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हिंदी में जनसंचार माध्यम की पुस्तकों पर, ठीक है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा, इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1983 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? इसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो है करंट अफेयर या फिर अवार्ड से भी डाल देता है, तो आप बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं करेंगे कि अवार्ड से ही क्वेश्चन क्यों डाल रहा है। इसलिए कि क्वेश्चन आपसे अवार्ड से पूछता है। आप कमर कस लीजिए। तो ये पूछ रहा है कि जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे या कौन है? तो सही आंसर लगाएंगे यू थांट। अच्छा, यू थांट है कौन? तो ये म्यांमार के निवासी थे जो कि संयुक्त राष्ट्र के पहले एशियाई महासचिव हुए। अच्छा, इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो इस पुरस्कार की स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी। अच्छा, दिया किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इस पुरस्कार को दुनिया के लोगों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय समझ, सद्भावना और मैत्री को बढ़ावा देने के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, स्लम डॉग मिलेनियर फिल्म पुस्तक जो है क्वेश्चन आंसर पर आधारित है, जिसके लेखक कौन है? आंसर लगाएंगे विकास स्वरूप। जबकि डायरेक्टर की बात कर ले तो इसके डायरेक्टर कौन है? डैनी बॉयल इसके डायरेक्टर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। और ये बार बार क्वेश्चन पूछता भी है, आपको ये मूवी देखनी चाहिए। ये बहुत ही ये मुंबई के झुग्गी झोपड़ियों पर आधारित ये मूवी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुए युद्ध में वीरगति को प्राप्त करने वाले योद्धाओं की याद में पंजाब में आयोजित किया गया यानी डैश आयोजित किया जाता है कौन सा मेला? तो आंसर लगाएंगे माघी मेला। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में 2 अक्टूबर 2023 को जातीय सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए गए तथा इस प्रकार का सर्वेक्षण जारी करने वाला प्रथम राज्य बन गया? आप इससे जो है परिचित होंगे। आंसर लगाएंगे बिहार राज्य। कौन सा? बिहार राज्य, जो कि जातीय जनगणना अभी करवाया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2023 के जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान पर उद्योगपति को प्राप्त हुआ है यानी कौन से उद्योगपति जो है वो 1 नंबर पर रहे हैं? आंसर लगाएंगे मुकेश अंबानी। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि किस भाषा की फिल्म 2018 एवरीवन इज अ हीरो को 10वें ऑस्कर या एकेडमी अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म कैटेगरी में सम्मिलित होने के लिए भारत की ओर से आधिकारिक रूप से चुना गया है? तो आंसर लगाएंगे 15 का ऑप्शन नंबर 1 मलयालम भाषा के लिए। बता दें कि ये मूवी जो है वो दोस्तों ये केरल में आई बाढ़ से संबंधित है। इसके डायरेक्टर कौन है? तो नोट करिएगा, एथनी जोसेफ इसके डायरेक्टर हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31
हाँ, 31 नंबर प्रश्न है कि लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था? तो 31 का सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, 1904 ईस्वी में। ध्यान में रखेंगे लॉर्ड कर्जन का पहले कार्यकाल कितना से कितना तक रहा? तो 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। कर्जन ने प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट 1904 में ही पारित किए थे, ये भी ध्यान में रखेंगे। इन्होंने पुलिस सुधार हेतु 1902 ईस्वी में फ्रेजर आयोग का भी गठन किया था। साथ ही साथ एक चीज को और फोकस करना है कि लॉर्ड कर्जन के ही काल में सबसे अधिक रेलवे लाइन का विस्तार भी किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर, यह कथन निम्नलिखित में से किसने दिया? सही आंसर हो जाएगा श्री नारायण गुरु। अच्छा, श्री नारायण गुरु से आपको दिमाग में आना चाहिए कि मैंने बहुत बार सीट में श्री नारायण गुरु का नाम लिया है। श्री नारायण गुरु का आपको डायरेक्ट मैं आंसर बताता हूँ कि क्या होंगे। श्री नारायण गुरु जो है वो महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु भी ये रह चुके हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार ने कलकत्ता यानी अब कोलकाता विश्वविद्यालय की समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए सैडलर विश्वविद्यालय का आयोग का गठन किया था? सही आंसर लगाएंगे 33 का ऑप्शन नंबर 3, 1917 में। ध्यान में रखेंगे सैडलर आयोग जो है दोस्तों डॉक्टर एम.ई. सैडलर के नेतृत्व में गठित किया गया था। इस आयोग में 2 भारतीय शामिल थे, एक तो डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और दूसरा जियाउद्दीन अहमद शामिल थे। ठीक है, साथ ही साथ सैडलर आयोग ने महिला शिक्षा के प्रसार हेतु कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक महिला शिक्षा बोर्ड भी बनाए जाने की सिफारिश की थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष यानी किस दिन को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है? सही आंसर लगाएंगे 34 का ऑप्शन नंबर 1, 21 सितंबर को। ठीक है, 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है, जबकि 12 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो 12 अक्टूबर को विश्व वर्ल्ड ऑर्थराइटिस दिवस, जबकि 6 जनवरी को जो है विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम स्थान माना जाता है? आंसर लगाएंगे मणिपुर। अगला प्रश्न देखिए, अच्छा मणिपुर की बात आता है तो मणिपुर की स्थापना कब हुई थी? तो 21 जनवरी, नोट करिएगा, मणिपुर की स्थापना 21 जनवरी 1972 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। मैं जो भी फैक्ट बता रहा हूँ ना बेहद ही इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में टकरेगा, ये आप कमर कस लीजिए। अभी आरपीएफ का भी एग्जाम एसआई का आने वाला है, तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ लिख दिया है कि बिहार एसएससी का सेट है या मैं बिहार एसएससी का सेट करा रहा हूं, नहीं, जीके किसी का होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप जीके और करंट अफेयर को आप कहीं से भी पढ़िए, किसी का भी सेट प्रैक्टिस कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब क्वेश्चन आएगा तो ये कह करके नहीं आएगा कि मैं बिहार एसएससी के सेट प्रैक्टिस से लिया गया हूं या फिर ये एसएससी एमटीएस का सेट प्रैक्टिस से लिया गया, ये क्वेश्चन है। आइए अगला प्रश्न देखें क्या कहता है। कहता है कि रंगनाथ स्वामी मंदिर को गाली गोपुरम क्या है? गाली गोपुरम कहा जाता है। गाली गोपुरम का अर्थ क्या है? तो गाली गोपुरम का जो अर्थ है दोस्तों ध्यान में रखिएगा, इसका अर्थ है पवन मीनार। अच्छा, गाली गोपुरम किस देवता को समर्पित है? तो ये भगवान विष्णु को जो है ये दोस्तों भगवान विष्णु को ये समर्पित है, जो कि तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? सही आंसर लगाएंगे महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, पृथ्वी की ठोस परपट्टी में पाई जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में लौह धातु के स्थान कौन सा है? तो लौह धातु के स्थान दूसरा है 5% के साथ, जबकि पहले नंबर पर कौन है दोस्तों? तो पहले नंबर पर है कौन? तो एल्युमिनियम 8.1% के साथ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रजनन दर भारत में सर्वाधिक रही है? आंसर लगाएंगे बिहार। कितना? 2.98% सबसे अधिक इसका प्रजनन दर रहा है। इसके बाद जो होता है मेघालय का आता है 2.91%, फिर उत्तर प्रदेश का 2.35% के साथ। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न,
वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन यानी बैलेंस को डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है। आंसर लगाएंगे व्यापार संतुलन के रूप में संदर्भित किया जाता है। अगला प्रश्न, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने पूर्वोत्तर से भारत की स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? तो बता दें कि पूर्वोत्तर से भाग में जो है दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले कौन थे? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 रानी गाइडिनल्यू। कौन? रानी गाइडिनल्यू। बता दें कि रानी गाइडिनल्यू जो थे दोस्तों इनका संबंध मणिपुर से रहा था। ठीक है, भारत में जो है मणिपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसकी शुरुआत 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, मणिपुर में इस आंदोलन को जियाल रंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। नोट करिएगा, नाम शायद आपने सुना भी नहीं होगा। जियाल रंग क्या है? जियाल रंग आंदोलन के नाम से मणिपुर में से जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने गाइडिनल्यू को रानी की उपाधि दी थी। गाइडिनल्यू को किसकी उपाधि दी थी? रानी की। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कहता है। कहता है कि सिकंदरा जो कि आगरा का उपनगरीय क्षेत्र है के मकबरे से जुड़ा हुआ है, यानी किसके मकबरा है वहां पर? तो 43 का आंसर लगाएंगे। सिकंदरा में किसका है? अकबर का मकबरा है। अगला प्रश्न है कि डैश को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है? तो वयोवृद्ध महिला भी आप कह सकते हैं। तो सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 अरुणा आसफ अली को। अगला प्रश्न, किस प्रकार की फसलें मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाती है? तो जो आप दाल उत्पादन करेंगे तो इसमें क्या होता है कि मिट्टी की उत्पादकता बढ़ती है। अच्छा, कैसे? तो इनके जड़ों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम। क्या नाम है दोस्तों? नोट करिएगा, राइजोबियम। ये नाइट्रोजन को जो है दोस्तों ये मेंटेन करके रखता है और उर्वरकता को ये बढ़ाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 नंबर प्रश्न है। कहता है कि म्यांमार की धर्म कौन सा है, यानी म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है दोस्तों? तो म्यांमार का प्रमुख धर्म है बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पोलैंड की मुद्रा क्या है? आंसर लगाएंगे जोलोटी, जबकि इसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों? वार्सो। कहाँ है? वार्सो। अगला प्रश्न कहता है सिंधु लिपि में किस ओर लिखी जाती है, यानी सिंधु लिपि जो है निम्नलिखित में से कैसे लिखी जाती है? तो दाईं से बाईं की ओर जो है इस लिपि को लिखा जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, इस सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राम बहादुर दयाराम साहनी, यानी RD साहनी भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति का नियुक्ति किया था। किसकी अध्यक्षता में की थी? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 LM सिंघवी की अध्यक्षता में इन्होंने एक समिति की गठन किया था। तो अगला प्रश्न है, अब आपको मैचिंग कराना है कि सर्व शिक्षा अभियान कब चला? तो सर्व शिक्षा अभियान चला 2001 में, जबकि साक्षर भारत मिशन जो है दोस्तों 69 का कब चला? 2009 ईस्वी में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चला 1987 में और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है चला 1988 में। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर निकल करके आएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक यानी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? आंसर लगाएंगे सामाजिक असमानता को शामिल नहीं किया जाता है। अच्छा, ये बताइए तो कि प्रथम बार HDI को कब जारी किया गया था? तो आप आंसर लगाएंगे 1990 ईस्वी में प्रथम बार HDI को जारी किया गया था। ये सब VVI पॉइंट है, ये सब छपिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। फिर आपको पंचवर्षीय योजना दिया हुआ है, आपको मैच कराना है। तो जो आपको समझ में आता है सबसे पहले लगाइए। तो आप जानते हैं ना कि 1951 से 1956 पहला था, तो 56 से 61 दूसरा था, तो दूसरा का तो दूसरा मिल गया, दूसरा का दूसरा मिल गया। अच्छा, इसके बाद हमको क्या प्राप्त होता है? जब दूसरा का दूसरा मिल गया तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 कट करके चला जाएगा। तो पहला का तो पहला मिल गया, दूसरा का दूसरा मिल गया। अब तीसरी की बात कर ले, क्वेश्चन कौन सा है? तो क्वेश्चन आपको आता है दोस्तों, देख लीजिए। हाँ, 71 नंबर। तो प्रथम पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 सही है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956, जबकि 8वीं 1992 और 7वीं 1985। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? सही आंसर लगाएंगे
ऑप्शन नंबर 1 गुरनार मिल्डल के द्वारा। ध्यान में रखेंगे 1978 में पहली बार जो है मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी, उसी समय जो है रोलिंग प्लान को एक्सेप्ट किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है? कहता है कि राजनीति स्वतंत्रता राष्ट्र के लिए जीवनदायी होती है। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, यह किसने कहा था? सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 अरविंद घोष ने। अगला प्रश्न एक निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? तो ध्यान में रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये काठी लोक नृत्य जो है दोस्तों, ये असम नहीं बल्कि जो मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, ध्यान में रखेंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है वर्ष 1962 में किसने द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन्स प्रकाशित किया, जिसमें प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत को रेखांकित किया गया, जिसे बाद में सागर नीतल प्रसारण कहा गया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हैरी हेमंड हेस ने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 92। अब आपका प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 92 कहता है कि अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत में राज्य में विलय किया? सही आंसर लगाएंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति को यूज करके लॉर्ड डलहौजी ने अवध को जो है राज्य में विलय कर लिया। इन्होंने ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति शुरुआत की थी और अवध के शासन पर कुशासन का जो है आरोप लगाया और इसे अपने में 1856 ईस्वी में मिला लिया था। साथ ही साथ इसने जो है अवध राज्य को दुधारू गाय की भी संज्ञा दी थी। कौन सा संज्ञा दी थी? तो दुधारू गाय, नोट करिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यानी ILO का आपसे पूछ रहा है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आंसर लगाएंगे जेनेवा में। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1946 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि बुशवेल्ड घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? लगाइए आंसर दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है कि लेबर कप संबंधित है किससे? तो आंसर लगाएंगे टेनिस से। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के किस निम्नलिखित पीढ़ियों में से किस में ट्रांजिस्टर की तकनीकी का उपयोग किया गया? पहली बार किया गया। तो सबसे पहले तो आप ध्यान से देखेंगे भी 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर चल रही है ना, तो सबको ध्यान में रखिए, हम बता देते हैं। प्रथम पीढ़ी में कौन सा था? तो निर्वात ट्यूब या फिर आपको मिलेगा वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, दूसरा में ट्रांजिस्टर आया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दूसरा में जो आया वो ट्रांजिस्टर आया। तीसरा में IC चिप आया। चौथा में माइक्रो प्रोसेसर आया और पांचवा जिसका आप नाम बार बार आपको सुनने को मिल रहा होगा AI। ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहता है दोस्तों। कहता है कि 97 नंबर की एक तत्व जो कि प्राकृतिक में नहीं मिलता परंतु इसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है, कौन सा तत्व है? तो इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 प्लूटोनियम। अच्छा, इसका खोज किसने किया था? तो सीबोर्ग ने। नोट करिएगा दोस्तों, सीबोर्ग ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का एक उद्देश्य नहीं है? तो 98 का आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 2022 तक विनिर्माण वस्तुओं के निर्यात को दोगुना करना। ये करेक्ट नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, उस प्रसिद्ध जैव वैज्ञानिक का नाम बताइए जिससे गैलापागोस द्वीप समूह का नाम जुड़ा हुआ है। तो आंसर लगाएंगे 99 का ऑप्शन नंबर 4 चार्ल्स डार्विन का। इन्होंने यहीं पर उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। अच्छा, ये द्वीप है कहाँ? तो इक्वेडोर में ये द्वीप स्थित है। कहाँ है? इक्वेडोर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? तो पहले विटामिन सी का आप रासायनिक नाम आपको याद होगा एस्कॉर्बिक एसिड। मैंने बताया था कि एस्कॉर्बिक एसिड किस नाम पे इसका नाम रखा गया है? तो अस्कर्बी नाम का रोग होता है विटामिन सी के कमी से। यही वजह है कि इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? आंसर लगाएंगे डिप्थीरिया। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 102 नंबर प्रश्न है कि आपको दिया हुआ है कि किसी विद्युत परिपथ में 2 प्रतिरोधक 2 ओम और 4 ओम हैं और 6 वोल्ट के बैटरी से श्रेणीक्रम में संयोजित हैं। बताएं कि 4 ओम प्रतिरोध के द्वारा 5 सेकंड में कितना उसमें क्षय होगी। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में R इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? R1 प्लस में R2। तो आप जोड़ेंगे 2 ओम प्लस में
4 ओम, तो क्या निकल कर के आ जाएगा 6 ओम। अब आप देखिए इसका आप क्या बोलते हैं, आई इक्वल टू फॉर्मूला क्या जानते हैं, फॉर्मूला V बाई आर। V मेरा कितना दिया हुआ है 6 और R मेरा आया 6, तो आपका निकल कर के आ जाएगा 1 एम्पियर। अब आपसे पूछ रहा है कि कितनी ऊर्जा की खपत हो जाएगी 4 ओम के प्रतिरोध में 5 सेकंड में, तो आप आंसर लगाएंगे हीट इक्वल टू फॉर्मूला HI² इंटू RT। ठीक है, IR² इंटू RT। आई कितना है 1 है, तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, और इंटू में 4 इंटू में 5, तो क्या मिल जाएगा 5 चौके 20 जूल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि किस आहार श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या को निम्नलिखित में से कौन सी सीमित करता है, आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 उच्चतर पोषी स्तरों पर ऊर्जा में कमी होना। अगला प्रश्न है कि भारत में वायु यानी प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब लागू किए गए थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिए। और भी इससे इंपॉर्टेंट मैं फैक्ट आपको बता रहा हूं जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा। आप टुकुर टुकुर मेरी बात को सुनिए मत और देखिए मत, आप कॉपी पे नोट करिए। ये वायु प्रदूषण के बारे में पूछा हुआ है, तो कब लागू किया गया, तो 1981 में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जल प्रदूषण अधिनियम को यानी जल अधिनियम को कब लागू किया गया, तो 1974 ईस्वी में, नोट करिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को कब लाया गया, तो 1986 ईस्वी में। वन जीव संरक्षण अभियान अधिनियम को कब लाया गया, तो 1972 ईस्वी में। जबकि वन संरक्षण अधिनियम को कब लाया गया, तो 1980 ईस्वी में। ये मैंने जो 5 पॉइंट बताया है ना, ये मैं इसलिए बताया हूं कि क्वेश्चन इतना कंफ्यूज करता है कि पूछा क्या था। आप कभी 1972 करेंगे तो 1980 आ जाएगा, 1980 करेंगे तो 1986 आ जाएगा, इसलिए मैंने ये सब सारे के सारे फैक्ट को आपको बताया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है, आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 टिटेनस के रोकथाम के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 121 नंबर प्रश्न है दोस्तों। हाँ, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सामान्यतः कार्बनिक यौगिकों के लिए सही है। सही आंसर लगाएंगे 21 का ऑप्शन नंबर 4, यानी 2 और 4 करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह विद्युत के अल्पचालक होते हैं और इनमें से इनके अणु के मध्य प्रबल आकर्षण नहीं होते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत के सबसे अच्छा चालक है, आंसर लगाएंगे चांदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः आयनिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है, आंसर लगाएंगे 123 का ऑप्शन नंबर 2 ठोस अवस्था में विद्युत की चालकता को प्रदर्शित नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि कठोर संरचना के कारण ठोस अवस्था में आयनों की गति संभव नहीं होती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि अल्ट्रावायलेट यानी परावैंगनिक क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक कौन सा है, आंसर लगाएंगे फाइकोसाइनिन, ऑप्शन नंबर 1। VVI क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असत्य प्रकथन का चयन कीजिए, यानी कौन सा गलत है, तो आंसर लगा दे डायरेक्ट आपको ऑप्शन नंबर 4। भारत में प्रत्यावर्ती धारा में प्रत्येक 1/100 सेकेंड के पश्चात दिशा में परिवर्तन होता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है, सही आंसर हो जाएगा केवल उत्तर दर्पण के द्वारा। अगला प्रश्न कि नाभिक की खोज किसने की थी, तो नाभिक की खोज तो रदरफोर्ड ने की थी। साथ ही साथ एक और चीज ध्यान में रखेंगे, रदरफोर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की भी खोज की थी, जबकि जेम्स चैडविक ने जो है दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज की थी, और जे थॉमसन ने जो है किसकी खोज की थी, तो ये खोज किए थे इलेक्ट्रॉन की। अच्छा, नील्स बोर का संबंध किससे रहा है, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन के बैठक की इन्होंने व्यवस्था दी थी, ध्यान में रखिएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है, सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एमाइलेज। अगला प्रश्न है कि सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि यह जो है दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर, क्या है 29 का ऑप्शन नंबर 2। यह पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यही वजह है कि सूर्य हमें पूर्व से निकलता है। अगला प्रश्न कहता है कि वर्ष 2022 के लिए BCCI पुरस्कारों के संबंध में 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको जितना समझ में आता है उतना कीजिए। क्या आपको समझ में आएगा, तो जसप्रीत बुमराह साहब आपको दिख रहे होंगे, तो क्या है गेंदबाज हैं, तो ऑप्शन 2 का आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद आपको क्या निकल करके आएगा, इसका आंसर ऋषभ पंत का जो है आपका लगाइएगा
ऑप्शन नंबर 1 वर्ष 2020 के लिए टेस्ट मैच के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। जबकि सूर्य कुमार यादव की बात कर लेंगे तो ये 2022 के लिए 2022 के लिए टी20 मैचों के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज रहे हैं। और श्रेयस अय्यर जो है ये वनडे मैच के लिए सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 130 का ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, 131 नंबर कहता है कि मोबाइल फोन बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है, आंसर लगाएंगे लिथियम। अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, आंसर लगाएंगे 32 का ऑप्शन नंबर 2 आइजैक न्यूटन के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि आकाश का नीला रंग जो है किसके कारण होता है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी ऑप्शन नंबर 1 प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। अगला प्रश्न कि व्यायाम विज्ञान पर अध्ययन किस शाखा में होता है, तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 कैलिस्थेनिक्स में जो है एक्सरसाइज स्टडी को हम अध्ययन करते हैं। जबकि अगला प्रश्न कि मलेरिया रोधी, और आज के सेशन का ये लास्ट प्रश्न है, मलेरिया रोधी दवा क्विनोन इनमें से किस पौधे से प्राप्त होती है, तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 कुनैन। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहिए। हम अगला सेट खान सर का लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।